भारत के परमाणु कार्यक्रमों के बारे में। रेडियो एक्टिविटी was first of all noticed by Henry Becquerel during his research on X-ray, and radiation was named as Becquerel rays. Madame Curie gave it the name radioactive and separate uranium from uranite and pitchblende. These are यूरेनियम ओर्स। जब इन यूरेनियम ओर्स में से यूरेनियम को अलग कर लिया गया तो भी इसमें रेडिएशंस बचे थे। तब रेडियम व पोलोनियम की खोज हुई। जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व पर न्यूट्रॉन को टकराया जाता है तो वह टूटकर एक नया रेडियो एक्टिव पदार्थ, ऊर्जा व अधिक न्यूट्रॉन का उत्पादन करता है। ये न्यूट्रॉन पुनः रेडियो एक्टिव पदार्थ से टकराते हैं व इस प्रकार एक श्रृंखला बन जाती है। इस अनियंत्रित श्रृंखला को नियंत्रित कर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। इसे न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। सूर्य पर यह रिएक्शन अनियंत्रित प्राकृतिक रूप से होती है जो कि फ्यूजन कहलाती है। चीन ने कृत्रिम सूर्य का ट्रायल भी कर लिया है। हाइड्रोजन बम फ्यूजन पर ही आधारित होता है। परमाणु बम फिजन पर आधारित होता है। फ्यूजन क्रिया को शुरू करने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, अतः पहले फिजन से यह उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है व उसके पश्चात फ्यूजन रिएक्शन करवाई जाती है। 1939 में दो जर्मन साइंटिस्ट ओटो होम व फ्रिज स्ट्रॉसमैन ने चेन रिएक्शन की खोज की थी। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ फिजाइल हो वह बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होते हैं, अतः फर्टाइल रेडियो एक्टिव के साथ कुछ आइसोटोप्स के रिएक्शन से फिजाइल रेडियो एक्टिव्स बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क में यूरेनियम 235 मात्र 0.3% होता है, बाकी 99.7% यूरेनियम 238 होता है। इस अयस्क में यूरेनियम 235 को 7% तक करने पर इसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में तथा 97% तक करने पर इसे परमाणु हथियार बनाने में काम में लिया जा सकता है। इस क्रिया को ही यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। होमी जहांगीर भाभा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को भारत की परमाणु आवश्यकताओं के बारे में अवगत कराते हुए सहमत किया व 1948 में भारत सरकार द्वारा इस पर कार्य शुरू किया गया। डॉक्टर भाभा ने इसकी आवश्यकता 1942 में ही जता दी थी। तब उस समय डॉक्टर भाभा के आग्रह पर JRD टाटा द्वारा 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का ज्ञान व सोच इस क्षेत्र में उस समय सर्वश्रेष्ठ था। शायद इसी कारण उनकी एक विमान दुर्घटना में 1966 में मृत्यु हो जाती है। एटॉमिक प्रोग्राम नीड्स यूरेनियम एंड इंडिया हैव वेरी स्मॉल यूरेनियम and no one was agreed to give uranium to India in reasonable quantity. But nature is nature. Nature gives huge amount of thorium in monazite sand of coastal states of Kerala, Tamil Nadu, etc. Along with a brain of Dr. Bhabha, who gave 3-stage nuclear program, which was suitable for the low uranium resource profile country. इंडिया। डॉक्टर भाभा ने थोरियम को यूरेनियम में बदलने के लिए 3 स्टेज बताई। पहली स्टेज में नेचुरल यूरेनियम को हैवी वाटर के साथ रिएक्शन करवाकर प्लूटोनियम प्राप्त किया जाता है। यह रिएक्शन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में करवाई जाती है। दूसरी स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम ऑक्साइड व यूरेनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई जाती है। इससे हमें ऊर्जा व प्लूटोनियम 239 मिलता है, जो कि थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। इस स्टेज में जितना प्लूटोनियम ऑक्साइड यूज किया जाता है उससे ज्यादा हमें वापस मिलता है, अतः इसे ब्रीडर स्टेज भी कहते हैं। तीसरी स्टेज में सेकंड स्टेज से प्राप्त प्लूटोनियम व यूरेनियम 238 की एक ब्लैंकेट टाइप शीट बनाई जाती है और एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर में इस शीट में थोरियम को रखे जाने पर थोरियम 234 यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। इंडिया में थोरियम की उपलब्धता के आधार पर
यह 3 स्टेज प्रोग्राम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा बनाया गया। दुनिया का 21% थोरियम भारत में है, 19% ऑस्ट्रेलिया, 13% अमेरिका व 11% तुर्की में है। इसी प्रकार दुनिया का 33% यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास है व दूसरे स्थान पर कजाकिस्तान है। भारत में भी झारखंड में जुदुगड़ा, नरवा पहाड़ व तिनामधी स्थानों पर यूरेनियम के भंडार है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। रेडियो एक्टिव पदार्थों में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक होता है और ये तब तक विकिरण छोड़ते हैं जब तक कि स्थायी नाभिक नहीं बना लेते। अर्थात यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव है वह तब तक विकिरण छोड़ेगा जब तक कि वो लेड का स्थायी नाभिक न बना ले। रेडियो एक्टिव पदार्थों के लगातार रेडिएशन से उनकी क्षति होती रहती है। वह किसी भी मृत पदार्थ में एक निश्चित समय बाद उसकी मात्रा आधी रह जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थों का यह गुण मृत जीवाश्म की आयु का पता लगाने में काम लिया जाता है और इसे कार्बन डेटिंग कहते हैं। अब बात करते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। भारत का प्रथम रिएक्टर अप्सरा, यह एशिया का भी प्रथम रिएक्टर था। यह क्रिटिकल हुआ था 4 अगस्त 1956 को। किसी रिएक्टर के काम करना शुरू करने की तारीख को उसकी क्रिटिकल होने की तारीख कहा जाता है। Apsara is joint venture with UK. This is a 1 megawatt capacity reactor for research purpose and to produce radioisotopes. It was designed by India and got fuel from Britain. Apsara inaugurated by Jawaharlal Nehru and looks like a swimming pool. न्यूक्लियर weapons को weapons of peace भी कहते हैं क्योंकि यह इतने भयानक है कि इनके इस्तेमाल से सभी डरते हैं और इनकी इसी भयानकता के कारण न्यूक्लियर वेपन्स के बनने के बाद युद्ध भी कम हुए हैं। भारत का दूसरा रिएक्टर है साइरस। साइरस का पूरा अर्थ है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। इट वाज ए रिसर्च रिएक्टर ऑफ 4 मेगावाट टू 12 मेगावाट कैपेसिटी। इट गॉन क्रिटिकल ऑन 10 जुलाई 1960। इसका फ्यूल कनाडा से व हैवी वाटर यूएसए से सप्लाई हुआ था। It was shut down on 31st December 2010 under Indo-US nuclear accord between Manmohan Singh and George Bush. Isotopes for medical use were produced here along with research activities. ये दोनों रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही स्थित है। अगला रिएक्टर है जर्लिना, ZERLINA, Zero Energy Reactor for Lattice Investigation and New Assemblies. It gone critical on 14th January 1961. Heavy water used for coolant or moderator. Fuel was natural uranium by USA. यह भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही स्थित है और यहाँ पर रेडियो एक्टिव मेडिसिन्स बनाई जाती थी। पूर्णिमा का पूरा नाम है प्लूटोनियम रिसर्च फॉर न्यूट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीप्लाइंग असेंबली। इट गॉन क्रिटिकल ऑन 18th May 1972. It is also a research reactor having 2 units, पूर्णिमा 1 and पूर्णिमा 2. ध्रुव, इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। यह मुंबई में स्थित है। ध्रुव इज ए रिएक्टर विच इज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्लूटोनियम टू प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप कामिनी। फुल नेम इज कलपक्कम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसे कलपक्कम मिनी रिएक्टर भी कहा जाता है। यह अक्टूबर 1985 में क्रिटिकल हुआ था। इट इज ए फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। इसके शुरू होने के बाद भारत इस श्रेणी में अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, फ्रांस व ब्रिटेन के बाद 7वां देश बना। अभी तक जितने रिएक्टर्स के बारे में हमने चर्चा की है वे सभी रिसर्च रिएक्टर थे। अब हम बात करते हैं पावर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में। पावर रिएक्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में। तारापुर, established in 1969 in Maharashtra for production of electricity with help of American company General Electric, having 4 units. 2 units are for research purpose and unit 3 and 4 are
power reactors having capacity of 700 megawatt each. Total capacity is 1400 megawatt. Next reactor is Kalapakkam. इसमें 220 मेगावाट की 2 यूनिट है, अर्थात कुल क्षमता 440 मेगावाट। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह पहला स्वदेशी रिएक्टर है जो कि प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर टेक्निक पर आधारित है। अगला रिएक्टर कुंदनकुलम, यह तमिलनाडु में स्थित है, जो 2013 व 2016 में 2 यूनिट्स इसमें स्थापित की गई, जो कि 1000 मेगावाट की प्रत्येक यूनिट है, अतः कुल क्षमता 2000 मेगावाट। कैगा कर्नाटक में स्थित है। यहाँ 220 मेगावाट की 4 यूनिट है, अर्थात कुल क्षमता 880 मेगावाट। काकरापार, यह गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, 220 मेगावाट की 2 यूनिट्स के साथ। और उसके पश्चात तीसरी यूनिट जो कि 700 मेगावाट की है, यह 22 जुलाई 2020 को क्रिटिकल हुई। इट इज आल्सो ए प्रोजेक्ट मेड अंडर फ्लैगशिप प्रोग्राम मेक इन इंडिया। रावत भाटा, 1972 में स्थापित इस संयंत्र में 220 मेगावाट की 6 यूनिट लगाई गई थी। पहली 2 यूनिट कनाडा के साथ जॉइंट वेंचर थी। नरोडा, इसकी स्थापना 1989 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। यहाँ पर 220 मेगावाट की 2 यूनिट है, अर्थात कुल क्षमता 440 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजी, जिसे RRCAT भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1984 में इंदौर में की गई थी। राजा रमन्ना वाज एटॉमिक साइंटिस्ट अवार्डेड पद्म विभूषण। कोलकाता में वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर VECC की स्थापना 1977 में की गई थी। अब बात करते हैं प्रपोज्ड रिएक्टर्स की। कुंदनकुलम में 2 यूनिट्स प्रपोज्ड है। जैतापुर महाराष्ट्र में 6 यूनिट 1650 मेगावाट की प्रपोज्ड है। जब यह रिएक्टर बनकर पूरा होगा तो इसकी क्षमता 9900 मेगावाट होगी। तब यह भारत का सबसे बड़ा रिएक्टर होगा। इस रिएक्टर को बनाने के लिए फ्रांसीसी कंपनी अरेवा से MOU किया गया है। मीठी विरदी, यह रिएक्टर गुजरात में प्रपोज्ड था, परंतु लैंड एक्विजिशन न होने के कारण इसे कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है। इसकी क्षमता 6000 मेगावाट है। हरिपुर, वेस्ट बंगाल, यह एक रशियन कंपनी के जॉइंट वेंचर से स्थापित किया जा रहा है। कुम्हारिया, यह गोरखपुर हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर 700 मेगावाट की 4 यूनिट्स प्रस्तावित है। बरगी, मध्य प्रदेश, यहाँ पर 700 मेगावाट की 2 इकाइयां प्रस्तावित है। मरकंडी, उड़ीसा में भी एक रिएक्टर प्रस्तावित है और भीमपुर मध्य प्रदेश में भी। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नामक स्थान पर भी एक रिएक्टर प्रस्तावित है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो कि भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से संबंधित है। न्यूक्लियर विजन 2016 में 6700 मेगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि हमारी जरूरत का मात्र 2% था। इसे 2020 तक 20,000 मेगावाट करना तथा 2032 तक 63,000 मेगावाट करने का टारगेट रखा गया। साथ ही 2050 तक हमारी आवश्यकता का 25% हम परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करें, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा की विशेषता यह है कि इससे प्रदूषण कम होता है और यह एक रिन्यूएबल एनर्जी है जो कभी समाप्त नहीं होगी, अर्थात अक्षय ऊर्जा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से इतनी ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है जितना कि 4 बिलियन किलो कोयले से। भारत में वर्तमान तक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में कोई हादसा भी नहीं हुआ है, लेकिन यह एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि यदि हादसा हो तो वो बड़ा भयानक हो सकता है। रेडिएशन के कारण जेनेटिक चेंजेज हो सकते हैं, फसलें खराब हो सकती है, आने वाली पीढ़ियों में विकृत बच्चे पैदा हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज, इसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत अधिक होती है और इसका जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है, अर्थात एक रिएक्टर बनने में 15 से 20 साल लगते हैं। एक संस्था है IAEA,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। दिस एजेंसी वर्क एज ए वॉचडॉग फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। ओनली पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज परमिटेड। इंडिया ने 1948 में चाइना से भी पहले एटॉमिक प्रोग्राम शुरू कर दिया। इंडिया IAEA को अपने रिसर्च सेंटर का इंस्पेक्शन नहीं कराता है, न ही उसने NPT पर सिग्नेचर किए। NPT क्या है? NPT का मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह संधि 1967-1968 में आई थी। इसके अनुसार यदि आप संधि की शर्तों से सहमत हैं तो इस ट्रीटी को साइन कर दें। साइन करने के बाद रेटिफाइड करने पर लीगली बाउंड हो जाते हैं लागू करने। लेकिन भारत को इस पर कुछ ऑब्जेक्शंस थे। संधि के ऑब्जेक्टिव्स थे टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मेनाइजेशन। यह संधि 18 देशों द्वारा प्रपोज्ड थी। इस संधि में 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले कंट्रीज को परमाणु संपन्न देश माना गया था। भारत को इस बिंदु पर सर्वाधिक आपत्ति थी और इसी कारण भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि भारत 1967 से पहले अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर चुका था शांतिपूर्ण उपयोग हेतु। हाँ, भारत ने कोई परमाणु बम का विस्फोट नहीं किया था, अतः भारत को परमाणु संपन्न देश इस संधि के अनुसार नहीं माना जा रहा था। 1970 में इस संधि को इफेक्टिव होना था व 25 साल बाद 1995 में इसका रिव्यू होना था, परंतु 1995 में इसे इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया। 1 जनवरी 1967 से पहले USA, USSR, फ्रांस, चाइना व UK एटॉमिक वेपन्स बना चुके थे। भारत का कहना था कि 1 जनवरी 1967 की तारीख ही क्यों? 1945 में नॉन न्यूक्लियर कंट्री पर बम्बिंग हुई तो भविष्य में हमारी भी सिक्योरिटी कैसे होगी? हम 1956 में अप्सरा बना चुके हैं, परंतु हमने कोई बम नहीं बनाया, तो हम नॉन न्यूक्लियर कंट्री कैसे हो गए? डिसआर्मिनेशन का टाइम इस संधि में डिसाइड नहीं किया था। इस पर भी भारत को आपत्ति थी। सो इंडिया स्टैंड अगेंस्ट NPT। इंडिया ने 1996 में CTBT पर भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। इंडिया के हस्ताक्षर न करने के कारण पाकिस्तान ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसके पास बहाना था कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसके अतिरिक्त साउथ सूडान व इजराइल ने भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। नॉर्थ कोरिया ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु वह 1985 व 2003 में इससे बाहर आ गया। मतलब उसने हस्ताक्षर किए, फिर बाहर आया, फिर इसको ज्वाइन किया, फिर बाहर आया। न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित 2 बड़े हादसे दुनिया में हुए हैं, जिसमें एक चेरनोबिल का हादसा है जो 25 और 26 अप्रैल 1986 को हुआ, और दूसरा हादसा फुकुशिमा का है जो 2011 में हुआ। 2011 में हुए इस हादसे को इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट लेवल 7 का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन का मुख्यालय लंदन में है। NPCIL का पूरा नाम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। जब हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं तो एक शब्द आता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला। न्यूक्लियर अम्ब्रेला का अर्थ होता है न्यूक्लियर प्रोटेक्शन बाय ए डेवलप्ड कंट्री टू अदर, दैट इफ एनीवन अटैक on non-nuclear country, then the nuclear country will attack on the attacking country by nuclear weapon। मतलब किसी ऐसे देश को जिसके पास में परमाणु शस्त्र न हो, उस देश पर यदि कोई परमाणु संपन्न देश हमला करता है तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रदान करने वाला देश हमला करने वाले देश पर पुनः न्यूक्लियर हमला करेगा। अर्थात उस नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री को न्यूक्लियर वेपन बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक परमाणु संपन्न देश उसे प्रोटेक्शन देगा। पोखरण सेकंड में 5 न्यूक्लियर बम का परीक्षण भारत द्वारा किया गया था। यह परीक्षण 11 मई 1998 व 13 मई 1998 को किए गए थे। 11 मई को
3 परमाणु बमों का परीक्षण व 13 मई को 2 का परीक्षण किया गया था। इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने चगाई 6 में 6 बम टेस्ट किए थे। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल ने रिजोल्यूशन 1172 के तहत दोनों देशों पर अर्थात भारत और पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इंडियन डॉक्ट्राइन का भी प्रावधान है। इंडियन डॉक्ट्राइन मीन्स परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल हेतु बनाए गए कुछ दिशा निर्देश। इंडियन डॉक्ट्राइन में यह कहा गया है कि नो फर्स्ट यूज, अर्थात भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। नो यूज ऑन नॉन न्यूक्लियर कंट्री, किसी भी परमाणु अस्त्रों से विहीन देश पर भारत परमाणु हमला नहीं करेगा। फॉर डेटरिंग यूज ओनली, हम इसका इस्तेमाल स्वयं की रक्षा हेतु करेंगे। और अगर कोई बायोलॉजिकल अटैक करेगा या करने की पक्की योजना बना रहा हो तो भारत उस पर परमाणु हमला कर सकता है। विश्व में एक ग्रुप बना हुआ है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसे NSG भी कहते हैं। 48 देशों के समूह द्वारा यह ग्रुप बनाया गया है, जो कि 1975 में बना था। चूंकि भारत ने NPT पर सिग्नेचर नहीं किए, अतः भारत को भी इसका सदस्य नहीं बनाया गया। NSG परमाणु हथियार बनाने में काम में आने वाले मटेरियल की सप्लाई को कंट्रोल करता है। NSG की मेंबरशिप को लेकर भी भारत का यह तर्क है कि जब फ्रांस NSG का मेंबर है तो भारत क्यों नहीं, जबकि फ्रांस ने भी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो मित्रों, ये कुछ जानकारी थी भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।